नमस्कार, इंडिया हेड पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनंत विश्वकर्मा। घड़ी में बज चुके हैं 4 और वक्त है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। पहली खबर होगी सीएम केजरीवाल से जुड़ी हुई, जहां पर उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 2 दिन बाद वो इस्तीफा दे देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कई नाम चल रहे हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, काफ़ी आतिशी भी हैं। इसमें कई सारे नाम हैं। वहीं दूसरी खबर होगी पीएम मोदी से जुड़ी हुई, जहां पीएम ने जमशेदपुर में परिवर्तन महारैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया है। तीसरी खबर हरियाणा से है, जहां जींद में किसान संगठनों ने किसान मजदूर महापंचायत बुलाई है, जिसे लेकर गतिरोध चल रहा है। वहीं चौथी खबर होगी कोलकाता से, जहाँ कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और एक थाने के एसएचओ को गिरफ्तार कर लिया है। मतलब साफ है कि अब इस मामले में कुछ नया अपडेट देखने को मिलेगा, क्योंकि अब गिरफ्तारी हुई है काफ़ी दिनों बाद। करीब 1 महीने के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। इसे लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। हम पूरी खबरों को हम विस्तार से बताएंगे। आखिर पूरी खबरों के, चारों खबरों के मायने क्या हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो सकता है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहली खबर है दिल्ली से, देश की राजधानी दिल्ली से पहली खबर, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को बड़ा ऐलान कर दिया है और सभी को चौंका भी दिया है, क्योंकि केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि वो 2 दिन में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने यह भी साफ कर दिया है कि मनीष सिसोदिया उनकी जगह नहीं लेंगे। केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, कोई और नेता सीएम पद पर रहेगा। मैं और सिसोदिया जनता के बीच जाएंगे, ये कहा अरविंद केजरीवाल ने। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगले 2 दिन में विधायक दल की बैठक होगी और इसमें मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने चुनाव आयोग से जल्द दिल्ली में चुनाव कराने की मांग भी की है। केजरीवाल ने कहा कि नवंबर में महाराष्ट्र के साथ दिल्ली के भी चुनाव कराए जाएं। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री पद की रेस में आम आदमी पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स का नाम था, लेकिन अगर मैं मनीष सिसोदिया की बात कर लूँ तो वो पहले ही उनके नाम मना हो चुका है। हालांकि शराब घोटाले में जेल से रिहा होने के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री ने कोई मंत्री पद नहीं लिया और कैबिनेट से अलग होकर पार्टी के लिए प्रचार में जुटे रहे। ऐसे में दिल्ली मंत्रिमंडल में नंबर 3 और 4 की तलाश तेज हो गई है, जो सीएम पद का दावेदार हो सकता है। इनमें दिल्ली की मंत्री आतिशी हैं, सौरभ भारद्वाज का नाम भी आगे चल रहा है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे सीनियर नेताओं के जेल में जाने के बाद आतिशी ने ही दिल्ली सरकार से लेकर पार्टी की कमान संभाली है। इस मामले में वो लीड करती हुई भी नजर आई हैं। ऐसे में केजरीवाल के बाद उनका मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि केजरीवाल ने कहा है कि 2 दिन बाद बैठक होने वाली है। इसके बाद ही दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, पार्टी किसे चुनेगी, ये तय हो जाएगा। बात कर लें सौरभ भारद्वाज की, तो उनकी गिनती भी बेहद भरोसेमंद मंत्रियों के रूप में होती है, जो केजरीवाल के बेहद खास हैं। दिल्ली के मंत्री और आप नेता गोपाल राय भी रेस में शामिल हैं। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पीएम मोदी की तरह सीएम केजरीवाल भी नया चेहरा लाकर लोगों को चौंकाना दे। बड़ा सवाल है। देखिए तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, सुनीता केजरीवाल है जो कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी हैं। साथ ही आतिशी भी हैं, जो कि सबसे विश्वसनीय चेहरा हैं, सबसे भरोसेमंद मंत्री हैं अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि इन्होंने केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद पार्टी हो या दिल्ली हो, पूरी कमान अपने हाथ में ले रखी थी। तो कई मंत्रियों के नाम शामिल हैं। इनको यह लग रहा था केजरीवाल को जेल भेज देंगे तो दिल्ली में इनकी पार्टी टूट जाएगी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बना लेंगे। इनको लग रहा था पंजाब की सरकार तोड़ के पंजाब में हम अपनी सरकार बना लेंगे, इनके एमएलए तोड़ लेंगे। लेकिन हमारी पार्टी नहीं टूटी, हमारे एमएलए नहीं टूटे, हमारे एमएलए तो छोड़ो, कार्यकर्ता भी नहीं टूटे। इनकी बड़ी बड़ी साजिशों के खिलाफ, बड़े बड़े षड्यंत्रों के खिलाफ केवल आम आदमी पार्टी में ताकत है, जो आज इनका सामना कर रही है। इनको लगा केजरीवाल के हौसले तोड़ देंगे। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जेल के इन 150-200 दिन जो मैं जेल में रहा, इन दिनों ने मेरे हौसले को और 100 गुना बढ़ा दिया है, कम करने की बजाय। मुख्यमंत्री जी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है और दिल्ली तय करेगी। 2025 का दिल्ली चुनाव, दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। जैसे
दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिखा था, वैसे ही दिल्ली की जनता उसके ठीक उलट अपने हाथ पर लिखेगी कि मेरा। देखिए, अरविंद केजरीवाल का पीआर स्टंट है। उनको ये समझ में आ चुका है कि दिल्ली की जनता के बीच में उनकी छवि एक कट्टर ईमानदार नेता की नहीं, परंतु एक कट्टर भ्रष्टाचारी नेता की हो चुकी है। आज आम आदमी पार्टी एक कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में देश भर में जानी जाती है। अपनी इस पीआर स्टंट के तहत वो अपनी खोई हुई छवि को वापस पहुंचाना चाहते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस लगाई हैं, काम नहीं कर पाएंगे। पिछले 10 साल में इन लोगों ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी? एलजी साहब ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी? केंद्र सरकार ने 1 कानून, 2 कानून, 3 कानून, कानून पे कानून डाल के मेरी पावर छीन ली, पर आपके काम बंद नहीं होने दिए मैंने। ये कंडीशन हमारे लिए कोई वो नहीं रखती, कोई हमारे लिए अड़चन पैदा नहीं करती ये कंडीशन। इन कंडीशन को भी देख लेंगे, लेकिन मेरे लिए जो मायने रखता है वो है मैंने अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, जम के वोट दे देना मेरे पक्ष में। चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी पे जाके बैठूंगा। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं जो सीएम की कुर्सी के जो हैं बेहद करीब माने जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे सुनीता केजरीवाल हैं, जो कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी हैं। सौरभ भारद्वाज को आप देख पा रहे होंगे, बेहद विश्वसनीय मंत्री हैं केजरीवाल के। गोपाल राय काफ़ी सीनियर लीडर हैं और एक विश्वसनीय चेहरा हैं। और आखिरी में जो आप देख रहे हैं वो है आतिशी। आतिशी वो मंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा कमान संभाली जब से केजरीवाल जेल में गए। उसके बाद से उन्होंने न केवल पार्टी बल्कि पूरे सरकार, दिल्ली सरकार को उन्होंने संभाला है। ऐसे में सवाल ये है कि इनमें से कौन बनेगा या फिर कोई नया चेहरा होगा। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे कि कौन बन सकता है अगला मुख्यमंत्री। देखिए तस्वीरें, ग्राफिक्स देखिए आप। आतिशी का नाम सबसे आगे चल रहा है, जैसा कि हमने पहले बताया, क्योंकि सबसे भरोसेमंद हैं। सौरभ भारद्वाज का नाम भी आगे चल रहा है रेस में, वो भी आगे चल रहे हैं, बेहद करीबी माने जाते हैं। मंत्री गोपाल राय भी है, वो भी बेहद सीनियर लीडर हैं और उनका बड़ा कद है, वो भी रेस में हैं। सुनीता केजरीवाल के नाम की भी चर्चा काफ़ी जोर शोर से है, तेज़ी से है कि वो मुख्यमंत्री बन सकती हैं। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आप नेता आरवी शर्मा उपाध्याय जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी। नमस्कार, धन्यवाद सर। अब आपके नेता जो हैं, आपका जो सबसे बड़ा चेहरा है, आपके पार्टी के संयोजक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, 13 तारीख को तो जेल से बाहर आ ही गया। अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो इस्तीफा देने वाले हैं अगले 2 दिनों में। तो सबसे जो जहन में जो सवाल है कि अब दिल्ली का मुख्यमंत्री अगला कौन हो सकता है? देखिए, मुख्यमंत्री विधायक क्या कहते हैं, अब विधायक की बैठक को उनका ये डिसाइड होगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा। जिसके नाम पर मोहर लगेगी वही मुख्यमंत्री बनेगा। जैसे आप कह रहे हैं सुनीता केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज और आतिशी के नाम प्रमुख चर्चा किया जा रहा है। इनमें से कोई चेहरा होगा जो मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने
जरूर ये बहुत बड़ा दाव चला है कि जहाँ जनता में छवि खराब हो रही थी, उन छवि पर डेंट लग रहा था, वो फायदे के लिए उन्होंने कहा जो मुझे ईमानदार समझते हैं वो वोट करें, और जब वोट करें ज्यादा बहुमत के साथ जीतेंगे, सरकार बनाएंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठेंगे। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने जो शर्तें लगाई थी तो वो काम नहीं कर पाते, ये निश्चित था। ऐसे मुख्यमंत्री रहना में कोई फायदा नहीं, जब आदमी काम नहीं कर पाएगा तो मुख्यमंत्री रहने से क्या फायदा। शर्मा जी, एक सवाल ये भी है कि अब केजरीवाल साहब ऐलान तो कर चुके हैं कि वो इस्तीफा देंगे, तो क्या बीजेपी वाले जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, वो एक जो होता है ना एक भावनात्मक जो खिलवाड़ जो कहते हैं वो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, बीजेपी का तो यही आरोप है। हर पॉलिटिकल नेता करता है, प्रधानमंत्री नहीं करते, बाबू कपी नहीं करते हैं, और वो तो देश के नाम पर वोट मांगते हैं, बल्कि फौजियों के नाम पर वोट मांगते हैं, उनके हाथों को वोट मांगते हैं। तो केजरीवाल अगर ये कर रहे हैं तो कौन सा गलत कर रहे हैं? तो आप ये मान रहे हैं कि केजरीवाल का ये स्टंट है जो वो कह रहे हैं कि मैं 2 दिन में इस्तीफा देने वाला हूँ? इमोशनल कार्ड अगर इस्तीफा देना होता तो आज देते, 2 दिन बाद की क्या इंतजार करना, 2 दिन में क्या बात है कि 2 दिन बाद देंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो चल रही हैं, इस्तीफा देना है आज दे देते, क्लियर कर दे, अनाउंसमेंट करते मैं इस्तीफा देता हूँ। 2 दिन इंतजार किसका इंतजार कर रहे हैं, क्यों इंतजार कर रहे हैं? तो वो अपने सारे पत्ते सेट करके तब इस्तीफा। ठीक है शर्मा साहब, एक सवाल ये भी है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो केजरीवाल के जेल के बाहर आने के बाद जो उन्होंने ऐलान किया है उसका कितना प्रभाव हरियाणा के चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिहाज से आप देख पा रहे हैं? चुनाव में बहुत अच्छी कंडीशन में हरियाणा कोई आम आदमी पार्टी का बेस नहीं है, पार्टी वोट जरूर काटेगी, कांग्रेस की पार्टी है, एनडीए मुख्यमंत्री है, और जो सरकार से नाराज वोट है उसी में सेंध लगाएंगे और कांग्रेस का नुकसान करेंगे। इसीलिए कांग्रेस आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम भी कहती है। वो इसीलिए कहती है कि ये अपना खेल बनाए न बनाए, खेल बिगाड़ देंगे जरूर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कई चेहरे हैं, हमने आपको लगातार बताया है, तस्वीरें दिखाई हैं। जो अभी तस्वीरें आप देख रहे हैं वो सुनीता केजरीवाल हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी है। इनके नाम की भी बहुत चर्चा हो रही है। साथ में आप देख पा रहे हैं आतिशी को, उनके साथ आप देख पा रहे हैं संजय सिंह को, और इनके साथ आप देख पा रहे होंगे सौरभ भारद्वाज को भी। तो अब दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। तो विधानसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी आज झारखंड के दौरे पर हैं। जमशेदपुर में परिवर्तन महारैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड के 3 दुश्मन हैं, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी। राजद तो अलग झारखंड बनाने के बाद से ही बदला ले रही है, ये कहा है पीएम नरेंद्र मोदी ने। वहीं कांग्रेस को झारखंड से नफरत है। इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस ने झारखंड के विकास के लिए कुछ नहीं किया है, ये बड़ा आरोप लगाया है नरेंद्र मोदी जी ने। मौके पर पीएम ने यह भी कहा कि अगर आप प्रदेश का विकास चाहते हैं तो बीजेपी को मौका दीजिए। वहीं घुसपैठ को लेकर पीएम ने जेएमएम पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ खड़ी है। इससे पहले पीएम ने रांची एयरपोर्ट से 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। पीएम मोदी ने ऑनलाइन 7 बड़ी रेल योजना की शुरुआत भी की है। वहीं जमशेदपुर में 2 करोड़ पक्के मकान भी दिए हैं। पहले ये सभी कार्यक्रमों की शुरुआत पीएम मोदी खुद टाटानगर रेलवे स्टेशन से करने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया, जिसके बाद वो बाय रोड ही जमशेदपुर पहुंचे हैं। तो झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी का चुनावी शंखनाद है। झारखंड के 3 दुश्मन, जेएमएम, आरजेडी। और हमारे साथ इस खबर पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार इंदुकान दीक्षित जी जुड़ चुके हैं। इंदुकान जी, बहुत स्वागत है आपका।
जी नमस्कार अनंत जी। सर, झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बिगुल फूंक दिया है और पीएम नरेंद्र मोदी ने एक एक करके सभी पार्टियों को फटकार लगाई है, या कहें कि पूरी तरह से निशाने पर लिया है। इसे आप कैसे देखते हैं? अनंत जी देखिए, वास्तविकता ये है कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री अपने ही राज्य का मुखिया होते हुए उस राज्य में जमीन, माइनिंग के पट्टे अपने नाम कराने का या फर्जी नामों से अपने आसपास के लोगों के नाम से ट्रांसफर कराने का आरोपी हो, तो वहां पे भ्रष्टाचार के आरोप तो जनता के सामने स्वयं सामने आ जाते हैं। जी, मुख्यमंत्री ने, आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री पे और उनके साथ जुड़े कांग्रेस पार्टी पर सीधे सीधे तौर पे आरोप लगाए। आपको याद होगा कि किस तरह से धीरज साहू के ठिकानों से, जो शराब के व्यापारी हैं, उनके ठिकाने से लगभग 325 करोड़ रुपए की नकदी, आजाद भारत के इतिहास में किसी एक इंडिविजुअल के घर से इतनी बड़ी नकदी पहली बार पकड़ी गई थी। और फिर उसके बाद आपने देखा कि जो संसदीय कार्य मंत्री हैं आलमगीर आलम जी, उनके सहयोगी के चपरासी के घर से, आप ये देखिए। और मंत्री को जब पूछा गया, ईडी ने पूछा, तो बोले हमें नहीं मालूम उसके चपरासी के पास 35 करोड़ रुपए कैसे हैं। तो ये सब शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। और झारखंड में जिस तरह से 3.25 करोड़ वहां की जनता, गरीब जनता है, उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। मुख्यमंत्री की पार्टी ने और कांग्रेस ने चुनाव के समय पिछली बार कहा था 2019 में, 2018 के अंत में, कि हम जब आएंगे सत्ता में तो बेरोजगारी भत्ते देंगे युवाओं को। उन्होंने बीच में, आपको याद होगा कि पेट्रोल और डीजल पे सब्सिडी देने के लिए तमाम शर्तें लगा के बातें कही थी। प्रधानमंत्री ने मन से पूछा किसको मिल रहा है, लोगों ने कहा किसी को नहीं मिल रहा है। सर, झारखंड, अगर मैं झारखंड के सियासी समीकरण की अगर मैं बात कर लूं, तो आप झारखंड को कैसे देखते हैं? क्या बीजेपी के लिए एक बड़ा वहां पर मौका है? आप पूरे जो विधानसभा चुनाव से पहले का जो समीकरण है, जरा वो समझाइएगा। देखिए अनंत जी, बीजेपी के लिए बड़ा अवसर है। और जिन राज्यों में चुनाव इस वर्ष होने वाले हैं जी, अगले जनवरी तक को ले लीजिए साथ में, तो जिसमें जम्मू कश्मीर है, हरियाणा 2 जगह पे बिगुल फूंक चुका है, और साथ में अब महाराष्ट्र में, दिल्ली, इन जगहों पे होना है, बिल्कुल, और झारखंड में। इनमें सबसे अधिक आशान्वित बीजेपी अपनी जो भ्रष्टाचार है झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों के, उसको देखते हुए वो झारखंड में ही है। क्योंकि झारखंड में आपने देखा कि हाल में लोकसभा चुनाव में भी जो एक्सपेक्टेड था कांग्रेस और जेएमएम और आरजेडी के महागठबंधन को कि वो ज्यादा सीटें जीत पाएंगे, नहीं जीत पाए। बीजेपी ने इस बुरी हाल में भी वहां पे 9 सीटें जीत ली। तो ऐसे में सबसे अधिक, और जिस तरह से चंपई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका अपमान हुआ और वो भी भाजपा में शामिल हो गए। आज खास तौर से चूंकि उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात बीजेपी में शामिल होने के बाद नहीं हो पाई थी, वो भी मैं देखता हूं कि एक बड़ा फैक्टर है कि पहली मीटिंग थी सार्वजनिक, जिसमें कोल्हान क्षेत्र में मंच पे मौजूद थे, इसलिए प्रधानमंत्री वहां गए। चंपई सोरेन का जाना बीजेपी में जाहिर सी बात है कि बड़ा सेटबैक है जेएमएम के लिए। तो आप, क्योंकि उनका एक बड़ा वोट बैंक है, उनका एक जनाधार है चंपई सोरेन का, तो जाहिर सी बात है कि जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें बीजेपी को उसका बड़ा फायदा मिलेगा। देखिए, कोल्हान क्षेत्र में 18 विधानसभा क्षेत्र हैं जी, कुल 81 सदस्यीय विधानसभा में झारखंड के, और उसको साधने के लिए प्रधानमंत्री इतने खराब मौसम के बाद भी रांची से बाई रोड 2 घंटे का सफर करके इतनी भारी बारिश में जमशेदपुर गए। हमें ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा और 6 वंदे भारत ट्रेनें देने का, जिनमें ज्यादातर झारखंड से जुड़ी हुई हैं, इन सब का पूरा लाभ, और चंपई सोरेन का आने का, अब लड़ाई में एक एज मिल गया है बीजेपी को, जो अभी तक जेएमएम और उसके गठबंधन सहयोगियों के मुकाबले कमजोर दिख रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीक्षित साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे दीक्षित साहब जो बता रहे थे कि किस तरह का समीकरण, किस तरह का सियासी समीकरण झारखंड में बन रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी, जाहिर सी बात है उनके जाने से एक बड़ा जो वोट बैंक है वो सधेगा। इसके साथ ही चंपई सोरेन जो कि जेएमएम से नाराज होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनका आना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक वरदान साबित होगा, एक संजीवनी की तरह काम करेगा।
अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा के जिंद में किसान संगठनों ने किसान मजदूर महापंचायत बुलाई है। महापंचायत उचाना की अतिरिक्त नई अनाज मंडी में हो रही है। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के नेता अभिमन्यु कोहाड़ महापंचायत की अध्यक्षता कर रहे हैं। वहीं अनाज मंडी में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। इससे पहले शनिवार रविवार रात पुलिस ने पंजाब हरियाणा बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया था। अभिमन्यु कोहाड़ ने दावा किया है कि हमें पंचायत के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। आचार संहिता किसानों पर लागू नहीं होती। यह नियम सिर्फ नेताओं के लिए है। बीजेपी को कैसे सबक सिखाया जाए, ये आज की पंचायत का मुख्य एजेंडा है। उचाना थाना एसएचओ पवन कुमार ने बताया कि महापंचायत को लेकर किसानों की तरफ से परमिशन नहीं ली गई है, इसलिए चीका में अधिकारियों के आदेश पर बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। किसान और मजदूरों को एकजुट करना और उनके ऊपर हुई ज्यादतियों को याद दिलाना पंचायत का मुख्य उद्देश्य है। तो जाहिर सी बात है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में इस तरह की पंचायत कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकती है। और पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। बीजेपी को सबक सिखाएंगे, ये कहना है कोहाड़ का। अभिमन्यु कोहाड़ की हम बात कर रहे हैं। महापंचायत की वो अध्यक्षता कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के नेता हैं अभिमन्यु कोहाड़। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को सबक सिखाना है और इस महापंचायत का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो यही है कि सरकार को कैसे चिताया जाए, क्योंकि अब चुनाव होने वाले हैं हरियाणा में। तो ऐसे में इस महापंचायत को सियासी चश्मे से देखा जा रहा है और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से कोहाड़ ने कहा है कि वो बीजेपी को सबक सिखाएंगे, ऐसे में सियासत से इनकार नहीं किया जा सकता। सीमेंट बैरिकेडिंग से पंजाब और हरियाणा बॉर्डर को सील किया गया है। पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने जो किसान महापंचायत है उन्होंने इसकी इजाज़त नहीं ली थी और इसीलिए उन्हें रोकने के लिए ये महापंचायत को से पहले बैरिकेड किया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले किसान एक बार फिर से, मजदूर एक बार फिर से एकत्र होकर लगातार हल्ला बोल रहे हैं, महापंचायत कर रहे हैं। और जो नेता है इनके कोहाड़, अभिमन्यु कोहाड़, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें बीजेपी को सबक सिखाना है। और इस खबर पर हमारे साथ किसान नेता शिवराज जुड़ चुके हैं। शिवराज जी, महापंचायत हो रही है, विधानसभा चुनाव हरियाणा में होने वाले हैं, क्या इसे पूरी तरह से सियासी महापंचायत कहा जाए? सबसे पहले ये देखो, मेरा मानना तो ये है कि हम भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। किसान यूनियन लोक शक्ति जब चुनाव आते हैं तो अपने आप को संपूर्ण रूप से राजनीतिक कर देती है किसी भी चुनाव में, क्योंकि अब जब चुनाव हो जाते हैं तो ना कोई सत्ताधार रह जाता है, ना कोई विपक्ष रह जाता है, सब आचार संहिता के बंधन में आ जाते हैं, सबके अधिकार दम्प हो जाते हैं। तो किसान संगठनों ने जब से राजनीति में भाग लेना शुरू किया है, जब तक किसानों को भी राजनेताओं की नजर से देखा जाने लगा है। अब हरियाणा में चढ़ूनी जी चुनाव लड़ रहे हैं। पहले सबसे यहाँ उत्तरी भारत में महेंद्र सिंह टिकैत बहुत बड़े किसान नेता हुआ करते थे। जब तक उन्होंने चुनाव में कहीं हिस्सेदारी नहीं ली किसी को जिताने हराने की, जब तक बहुत बड़ा क्रेज था। और तो बार उन्होंने चुनाव में भाग लिया कि भाई इसको जिताना है, इसको हराना है, तो उनका भी कद डाउन हो गया था उस समय पर। तो चुनाव कितने ही किसान नेता हो, कोई सा भी दल हो, उसको चुनाव से दूरी बना करके रखनी चाहिए। कबरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से बहस। हमारे लिए सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, कौन सी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करें भाई हम? जो पहले सत्ता में रही उन्होंने किसानों के लिए क्या कर दिया, हम उनको सपोर्ट करें? या हमने उन्हें जिताने का ठेका ले लिया है? भाई जो जीतेगा अपने देश से जीतेगा। किसान संगठनों को राजनीति से दूरी बना करके रखनी चाहिए। सर, ये जो अभिमन्यु कोहाड़ हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के नेता हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी को हम सबक सिखाएंगे इस महापंचायत के जरिए, इस पर क्या कहेंगे आप? अच्छा, किसको जिताएंगे फिर? कौन सी राजनीतिक पार्टी ऐसी रही है जिसने आज तक किसानों का देश आजाद हुआ है आज तक? भाई हमारे लिए तो सभी एक से रहे, सबने हमारी कमर पर लठ बजाया है, सबने हम पर मुकदमे लिखे हैं, किसी ने हमारे साथ कसर नहीं छोड़ी। कोई तो बस सवाल यही है, सवाल नेताओं से और पार्टियों से ही है कि भाई किसानों को न सिर्फ वोट बैंक की तरह से देखें बल्कि उनके लिए कुछ करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसान महापंचायत हो रही है और जो उनके नेता है अभिमन्यु कोहाड़, उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी को सबक सिखाएंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या किसानों का इस्तेमाल किया जा रहा है? इस पर एक बड़ी चर्चा की जरूरत है।
अब बात करते हैं कोलकाता की। कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और एक थाने के एसएचओ अभिजीत मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक दोनों पर सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। अभिजीत मंडल ताला पुलिस स्टेशन में हाउस ऑफिसर एसएचओ के पद पर तैनात हैं। उसे मेडिकल टेस्ट के लिए BR सिंह अस्पताल लाया गया। इसके बाद सीबीआई उसे कोलकाता की स्पेशल क्राइम ब्रांच ले गई। संदीप घोष और अभिजीत मंडल की गिरफ्तारी के बाद स्वास्थ्य भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे जो डॉक्टर्स थे, जूनियर डॉक्टर्स, उन्होंने खुशियां मनाई हैं, ताली बजाई है, बाकायदा नारे लगाए हैं, सीबीआई के इस कदम की सराहना की है। आरजी कर मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी संजय रॉय को कोलकाता पुलिस ने वारदात के दूसरे दिन गिरफ्तार कर लिया था। जांच अधिकारियों का कहना है कि रेनोवेशन लेटर से साफ हो रहा है कि घोष को यह काम कराने की जल्दी थी, लिहाजा ये डॉक्यूमेंट रेप मर्डर केस और आरजी कर कॉलेज में वित्तीय गड़बड़ी के केस के बीच कड़ी जोड़ने में मदद कर सकता है। तो अब संदीप घोष की गिरफ्तारी हुई है, साथ ही एक पुलिस वाले की भी गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद से प्रोटेस्ट कर रहे जूनियर डॉक्टर्स ने खुशियां मनाई हैं। तस्वीरें आप देखिए। कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार किया है। और इस खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए रिटायर्ड IPS हैं विजय वाते जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर। कोलकाता का जो मामला है आप भी लगातार देख रहे होंगे। अब इस मामले में गिरफ्तारी हुई है, जो पूर्व प्रिंसिपल हैं और एक पुलिस वाले की भी गिरफ्तारी है। उन पर सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया है। आप किस तरह से देखते हैं इसे? नहीं, अब ये तो कोर्ट में डिसाइड होगा जी। इसका निर्णय तो कोर्ट में होगा। पुलिस के पास, सीबीआई के पास जो सूचना है, जो साक्ष्य है, उसके आधार पर गिरफ्तारी की गई है। अब ये साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी और न्यायालय में इस पे निर्णय लिया जाएगा कि ये गिरफ्तारी सही है, गलत है। अगर सही है तो इनको सजा मिलेगी। जी वाते साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले एक कड़ी टिप्पणी की थी। वहाँ के एक जज हैं, उन्होंने ये कहा था कि उनने अपने करियर में, 30 साल के करियर में, पुलिस की जो कोलकाता पुलिस की जो लापरवाही है, ऐसी लापरवाही उन्होंने देखी नहीं है। तो ये इस तरह की टिप्पणी को आप किस तरह से देखते हैं सर? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ? नहीं मतलब पुलिस पर लगातार वहाँ पर सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था, तो मैं इस पर अगर सुप्रीम कोर्ट अगर ये पा रहा है कि पुलिस ने लापरवाही की है जी, तो सुप्रीम कोर्ट सजा भी देगा। सिर्फ टिप्पणी तो पर्याप्त नहीं होती ना। बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट में केस भी चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के पहले ट्रायल कोर्ट पे, उसके बाद और ऊपर आगे चल के। तो अगर टिप्पणी की है और टिप्पणी सही है तो दंडित भी करेंगे वो, नहीं तो फिर टिप्पणी उनको ऐसा लगा कैजुअल किसी घटना के समय, बाद में बात समाप्त हो गई। ठीक है साहब, निर्णय साक्ष्य के आधार पे होते हैं ना कोर्ट में। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस पूरे मामले में अब गिरफ्तारी हुई है, एक पुलिस वाले की भी गिरफ्तारी हुई है, एसएचओ की, और संदीप घोष जो पूर्व प्रिंसिपल है उसे भी सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद डॉक्टरों में खुशी का माहौल। तो इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए इंडिया अहेड, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। नमस्कार।